हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के इस पार्ट में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ सीईपी। मान लीजिए कि आपका पूरा सिस्टम आपका क्लोज्ड है, सारा सीईपी आपका बंद है, हॉटवेल लेवल आपका क्लीनिंग हो रहा है, रेडिएटर लेवल आपका क्लीनिंग हो रहा है, पूरा हॉटवेल लेवल में भी पानी नहीं है, रेडिएटर भी आपका पूरा खाली हो चुका है। इसके बाद आपको सीईपी को चार्ज करना है। तो क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेते हैं, सीईपी को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, क्या क्या सीईपी को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है। कंडेंसेट सिस्टम को चार्ज करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या हमको स्टेप लेना पड़ता है, तो सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब आपका सपोज कीजिए कि शटडाउन हुआ, ओवरहॉलिंग के बाद आपका यूनिट लौट रहा है और आपको एक सीईपी को चलाना है, कंडेंसर सिस्टम को चार्ज करना है, रेडिएटर लेवल को मेंटेन करना है, हॉटवेल लेवल को आपको मेंटेन रखना है, तो क्या क्या आपको स्टेप्स लेना होता है, सीईपी को कैसे हम लोग चार्ज करते हैं, कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद हमको क्या क्या चीज़ उसको देखना होता है। तो आपको इस वीडियो में देखने के बाद आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि हम सीईपी को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और फ्रेंड्स, जो भी मेंबरशिप नहीं लिया और मेंबरशिप लेने में अगर इंटरेस्टेड है तो, या हमसे जुड़ने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप कैसे लिया जाता है इसका लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। आप उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया कि मेंबरशिप कैसे लिया जाता है, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कन्फ्यूजन था कि सर मेंबरशिप में नहीं ले पाता हूँ। तो मेंबरशिप का मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दिया कि आपको कैसे मेंबरशिप लेना है। तो मेंबरशिप जब आप ले लेते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मेरा व्हाट्सएप नंबर? तो आप हमारे चैनल पे जाएं और वहाँ पे एक पोस्ट है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर लेने के बाद आपको कुछ भी अगर डाउट हो पावर प्लांट से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। इनिशियल कंडीशन है आपका कि सारा सीईपी, जो आपका 3 सीईपी इंस्टॉल है, सारा सीईपी आपका स्टॉप कंडीशन में है। कंडेंसेट सिस्टम जो है वो डिप्रेशराइज कंडीशन में है। मतलब इनिशियल कंडीशन है कि आपका सारा सीईपी आपका क्लोज कंडीशन में है, कंडेंसेट सिस्टम आपका डिप्रेशराइज्ड है, आपका हॉटवेल और रेडिएटर को आपने क्लीन किया है, तो आपका रेडिएटर लेवल भी 0 है, हॉटवेल लेवल भी आपका 0 है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन की मैं आपको बात कर रहा हूँ। फिर आपने सीईपी का जो भी आपका वर्क परमिट था आपका लौट गया, आपने सीईपी का पावर अवेलेबल करवा लिया, स्विच गियर अवेलेबल है, स्विच गियर आपका डिस्टर्ब नहीं है, जो भी आपका मोटराइज वाल्व है सब में आपका पावर हेल्दी कंडीशन में है, आपने इसको चेक कर लिया। इसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट एयर अवेलेबल है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एयर फॉर द ऑपरेशन ऑफ न्यूमेटिक वाल्व, जो आपका सीईपी का जो रिसर्कुलेशन वाल्व है वो न्यूमेटिक वाल्व होता है। उसके बाद एक आपका उसमें एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है, तो आपको आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन कर लेना है। और इंस्ट्रूमेंट एयर शुड बी अवेलेबल फॉर ऑपरेटिंग ऑफ न्यूमेटिक वाल्व्स। उसके बाद TGECW, क्योंकि वहाँ पे आपका जो कंबाइंड थ्रस्ट कम जनरल बियरिंग है सीईपी का, उसको कूलिंग करने के लिए आपका TGECW का वाटर जाता है, DM वाटर होता है तो वो आपका TGECW पंप एटलीस्ट एक पंप आपका सर्विस में होना ही चाहिए, वो अवेलेबल है कि उसको आपको देख लेना है। साथ ही साथ आपका जो हॉटवेल में जो मेकअप करते हैं, हॉटवेल का जो मेकअप है वो दो मेकअप होता है। एक आपका नॉर्मल मेकअप होता है जो कि DMCW पंप से होता है, एक आपका इमरजेंसी मेकअप होता है जो कि CST पंप चला के हम लोग मेकअप करते हैं। तो उस मेकअप को आपका अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। ये सब हम लोग इनिशियल कंडीशंस को चेक कर लिए। अब आपको सीईपी को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइनअप हॉटवेल में आपको वाटर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हॉटवेल आपको चलाना, मेकअप। तो आपको क्या करना है कि मेकअप वाटर सिस्टम, लाइन अप मेकअप वाटर सिस्टम फॉर हॉटवेल मेकअप एंड सीईपी सील वाटर। देखिए हॉटवेल का जो मेकअप स्टेशन आप देखिएगा, आपका जहाँ पे वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप से के साइड में रहता है, वहाँ पे आपको 2 मेकअप है, इमरजेंसी मेकअप है एंड हॉटवेल आपका नॉर्मल मेकअप है। आपको दोनों को सर्विस में रख सकते हैं। जैसे मान लो आपको DM मेकअप पंप चला के आपको पानी लेना है, तो जो भी इसका हॉटवेल मेकअप स्टेशन है उसको आपको जो है लाइनअप कर लीजिए। और वहाँ पे भी आपका न्यूमेटिक वाल्व है, उसको ऑपरेट करने के लिए आपका एयर होना चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट एयर अवेलेबल है। आप न्यूमेटिक वाल्व के दोनों तरफ जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आप ओपन कर लीजिए, मोटराइज वाल्व को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कीजिए, उसको
DMCW मेकअप पंप चला के हॉट वेल में पानी लेना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ CP के मैकेनिकल सीलिंग के लिए जो वाटर जाता है वो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो आपका CP जो सील वाटर जो होता है वह CP का जो कॉमन डिस्चार्ज हेडर से एक लाइन टैपिंग होता है। रनिंग कंडीशन में हम लोग वहीं से वाटर लेते हैं, जो कि अभी आपका CP बंद है तो फिर आपको कैनिस्टर को फिल कैसे कीजिएगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि हम लोग जो CP का जो सील वाटर DMCW मेकअप पंप के लाइन से हम लोग CP को भी फिल करते हैं, उसका कैनिस्टर को फिल करना शुरू कर देते हैं। अब तीनों पंप का कैनिस्टर को वहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिल हॉट वेल अप टू द नॉर्मल लेवल। हॉट वेल का जो नॉर्मल लेवल है वहाँ तक आप उसको फिल कर लीजिए। एंड हॉट वेल लेवल कंट्रोल वाल्व को ऑटो में डाल दीजिए, वहाँ पे सेटमेंट डाल दीजिए कि हॉट वेल का आपको जितना नॉर्मल लेवल है वहाँ पे उसके PNID में जाके उतना सेट डाल दीजिए। और आपका क्या, जैसे आपका हॉट वेल का लेवल उस सेट पॉइंट से डिक्रीज होगा, आपका न्यूमेटिक वाल्व ओपन होकर आपका हॉट वेल को मेकअप करता रहेगा। तो इस हॉट वेल लेवल कंट्रोल वाल्व को आपको ऑटो में डाल देना है। तो फ्रेंड, हॉट वेल का आपने लेवल एडुकेट कर लिया और उसका जो हॉट वेल कंट्रोल वाल्व को आपने ऑटो में डाल दिया। सेकेंड, आपको जो इंपॉर्टेंट जो लाइनअप करना है वो ECW सिस्टम। देखिए, ECW सिस्टम मतलब होता है इक्विपमेंट कूलिंग वाटर सिस्टम। ये SG साइड बॉयलर साइड के लिए अलग पंप होता है, 2 पंप होता है जनरली, और टरबाइन साइड के लिए आपका 3 पंप होता है। टरबाइन साइड में जनरली रनिंग कंडीशन में आप देखिएगा कि 2 पंप आपका रनिंग कंडीशन में रहता है और 1 पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। इसी प्रकार से SG स्टीम जनरेटर इक्विपमेंट कूलिंग वाटर, जो आपका SG साइड में जितना भी आपका APH हो गया, आपका मील्स वगैरह हो गया, फैंस वगैरह हो गया, उसको कूलिंग करने के लिए जाता है। तो वहाँ पे आपका 2 पंप रहता है, जिसमें से एक पंप आपका सर्विस में रहता है, दूसरा पंप स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो आपको इंश्योर कर लेना है पहले कि इंश्योर दैट एटलीस्ट 1 TG ECW पंप इज इन सर्विस। आपको ये इंश्योर कर लेना है कि TG ECW पंप आपका एटलीस्ट एक पंप सर्विस में होना चाहिए और उसका प्रेशर एडुकेट होना चाहिए। जनरली उसका प्रेशर देखिएगा 5.5 kg के आसपास प्रेशर रहता है। ये प्रेशर आपका एडुकेट होना चाहिए। दूसरा, इंश्योर दैट ECW कॉमन आइसोलेटिंग वाल्व जो होता है मेन सप्लाई एंड रिटर्न में वो ओपन होना चाहिए। ECW का जो कॉमन एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है ये ओपन कंडीशन में होना चाहिए। ओपन आइसोलेटिंग वाल्व ऑफ थ्रस्ट बियरिंग कूलर फॉर इंडिविजुअल CP ऑब्जर्व द वाटर फ्लो इन द रिटर्न लाइन थ्रू द व्यू ग्लास। अब वहाँ से TG ECW का जो लाइन आता है वो लाइन आपका क्यों हम लोग चलाते हैं TG ECW CP को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि उसमें कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप में आपका कंबाइंड थ्रस्ट कम जनरल बेयरिंग रहता है जो कि ऑयल के थ्रू लुब्रिकेटेड होता है और उस ऑयल को कूल करने के लिए आपका TG ECW चाहिए। तो इसलिए हम लोग TG ECW चलाते हैं। तो इंडिविजुअल जितना भी CP है, टोटल 3 CP है, तो तीनों CP के लिए अलग अलग आपका TG ECW का एक लाइन आता है। आपका एक मेन लाइन आता है, वहाँ से आपका ब्रांच लाइन निकाल के सब में जाता है और उसमें आपका इंडिविजुअल आपका सप्लाई लाइन में और रिटर्न लाइन में आइसोलेटिंग वाल्व होता है। तो तीनों CP का आपका जो सप्लाई में और रिटर्न में जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आपको ओपन कर देना है। आपने ओपन कर दिया, आपको पता कैसे चलेगा कि फ्लो हो रहा है। तो जहाँ भी देखिएगा कि जितना भी ऑयल को कूलिंग करने के लिए जो भी TG ECW का या SG ECW का पानी जाता है तो उसके रिटर्न लाइन में आपका एक व्यू ग्लास बना रहता है। अब व्यू ग्लास में देखिए कि उसमें वाटर का फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर आपका रिटर्न में फ्लो हो रहा है इसका मतलब आपका प्रॉपर लाइनअप हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग TG ECW का लाइनअप कर दिए। थ्रस्ट बियरिंग को कूलिंग करने के लिए जो आपका लाइन जाता है TG ECW का, उस लाइन को हम लोग इंडिविजुअल हर CP का ओपन कर दिए। रिटर्न लाइन, सप्लाई लाइन और व्यू ग्लास में भी हम लोग फ्लो देख लिए। थर्ड है फ्रेंड वाल्व्स आपका ऑपरेशन अवेलेबल होना चाहिए। देखिए, इंश्योर दैट CP रिसर्कुलेशन वाल्व्स ऑपरेशन इज अवेलेबल विथ ऑल इंटरलॉक्स। हर CP का अपना अपना रिसर्कुलेशन वाल्व्स होता है जो कि आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है और उसमें एक आइसोलेटिंग वाल्व्स होता है। आइसोलेटिंग वाल्व्स तो आपको ओपन करके रखना ही है और साथ साथ आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व है, इसका ऑपरेशन आपको चेक कर लेना है विथ ऑल इंटरलॉक प्रोटेक्शन। कि मान लीजिए कि उसमें इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या है कि आप मान लीजिए कि फ्लो आप सेट कर दिए 350 टन पर आवर। अगर CP का फ्लो किसी कारण से 350 से अगर नीचे चला आता है तो रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन हो रहा है कि नहीं, इसको आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो वो इंटरलॉक प्रोटेक्शन वाल्व का आपको चेक कर लेना है। फिर CP डिस्चार्ज वाल्व, CP का डिस्चार्ज वाल्व और उसका IBB होता है, इसका भी आपको ऑपरेशन अवेलेबल है कि नहीं विथ ऑल इंटरलॉक्स, उसका भी इंटरलॉक प्रोटेक्शन आपको चेक कर लेना है। CP डिस्चार्ज वाल्व का अगर आपका CP स्टॉप है तो वाल्व आपका स्टॉप होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर CP को आप स्टार्ट करते हैं तो वो वाल्व आपका ओपन होना चाहिए पंप के साथ। तो ये इंटरलॉक प्रोटेक्शन आपको वाल्व को चेक
कर लेना है। इंश्योर दैट जीएससी मतलब ग्लैंड स्टीम कंडेंसर जो मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व्स जो होता है, तो अब देखिएगा कि जीएससी को जो आप लाइन अप करते हैं तो वहाँ से एक लाइन जो होता है वहाँ 2 लाइन निकलता है। आप लाइन डायग्राम वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ से 2 लाइन होता है, एक होता है एक्सेस रिटर्न टू द सीएसटी और दूसरा होता है एक आपका जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व, वहाँ से आपको डायरेक्ट वो कंडेंसर में डिस्चार्ज कर देता है। तो वहाँ भी आपका क्या है कि न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है, उसके आगे पीछे ऑसिलेटिंग वाल्व और उसका एक बाईपास में मोटराइज वाल्व रहता है। ठीक है, तो इस सारा वाल्व को हमको ऑपरेशन चेक कर लेना है कि न्यूमेटिकल वाल्व में इंस्ट्रूमेंट उस वाल्व में अवेलेबल है कि नहीं, और फिर आपका ऑसिलेटिंग वाल्व को ओपन कर लेना है और उसका जो बाईपास में मोटराइज वाल्व है इसका भी हम ऑपरेशन चेक कर लेंगे। ठीक है, वो जनरली वाल्व इंचिंग वाल्व होता है, वो आपका मोटराइज वाल्व भी इंचिंग की तरह काम करता है। आपको फुल ओपन फुल क्लोज वाल्व नहीं है, जितना आप कमांड दीजिएगा रिसेट कीजिएगा उतना ही आपका ओपन होगा वो। तो उस वाल्व का आपको ऑपरेशन चेक कर लेना है, उसका भी इंटरलॉक प्रोटेक्शन के साथ। तो इंश्योर दैट जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व्स, हॉट वेल लेवल कंट्रोल वाल्व्स, हॉट वेल का जो लेवल कंट्रोल वाल्व है, चाहे वो इमरजेंसी हो, मेकअप हो या नॉर्मल मेकअप हो, इस सब का भी आपको ऑपरेशन चेक कर लेना है। सबका जो बाईपास में मोटराइज वाल्व होता है एमओबी, बाईपास एमओबी मतलब मोटराइज ऑपरेटेड वाल्व जो है उसका भी ऑपरेशन आपको चेक कर लेना है, वो आपका अवेलेबल है कि नहीं। और कीप द आइसोलेटिंग वाल्व ऑफ जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व्स एंड 1 डायरेक्टर लेवल कंट्रोल वाल्व्स ओपन। जीएससी का जो मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व का जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको तो ओपन कर ही लेना है। आपका मोटराइज वाल्व को कंट्रोल रूम से आप कमांड दे सकते हैं, न्यूमेटिक वाल्व को कंट्रोल रूम से कमांड दे सकते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आपको लाइन अप करके रखना होगा। इसी प्रकार से आपका डायरेक्टर कंट्रोल स्टेशन होता है जिसमें आप देखिएगा कि 3 लाइन होता है। 3 लाइन में आपका 2 लाइन में न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है, उसके आगे पीछे मोटराइज वाल्व होता है, और एक आपका सीधा मोटराइज वाल्व है वो इंचिंग की तरफ वर्क करता है। तो ये 3 लाइन में बोलता है कि एक लाइन आपका सर्विस में है होना चाहिए, और सर्विस का मतलब क्या होता है कि उस लाइन को आपको लाइन अप कंडीशन में रखना है। मींस आपको मोटराइज वाल्व को कमांड देना है कंट्रोल रूम से, लेकिन उसके आगे पीछे जो भी न्यूमेटिकली ऑसिलेटिंग वाल्व है उसको तो ओपन करके आपको रखना है, ताकि आपको कंट्रोल रूम से मोटराइज वाल्व को ओपन दीजिएगा, न्यूमेटिक वाल्व को ओपन दीजिएगा तो वो आपको फ्लो पाथ मिले। आपका ऑसिलेटिंग वाल्व क्लोज रहेगा तो फिर तो आपका फ्लो पाथ ही नहीं मिल पाएगा। तो फ्लो ऑसिलेटिंग वाल्व को आपको ओपन करके रखिए, लाइन अप कंडीशन में रखिए, और तब की एज पर योर रिक्वायरमेंट जैसे ही आपको मोटराइज वाल्व को ओपन करना ओपन कीजिए, न्यूमेटिक वाल्व को ओपन करना ओपन कीजिए, और वहाँ से आपका फ्लो जनरेटर में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको रखना है। इसके साथ साथ आपका जो एलपी हीटर 1, एलपी हीटर 2 एंड एलपी हीटर 3 का जो इनलेट फीड वाटर इनलेट लाइन है और आउटलेट लाइन है, इस सब को आपको ऑपरेशन चेक कर लीजिए, सब में पावर ओवर है कि नहीं उसको चेक कर लीजिए। और जितना भी एलपी हीटर है सबका एक बाईपास में मोटराइज वाल्व होता है, इसको भी आपको इंश्योर कर लेना है कि इसमें ऑपरेशन है कि नहीं, पावर अवेलेबल है कि नहीं। एलपी हीटर 1 का इनलेट आउटलेट और उसका बाईपास, एलपी हीटर 2 का इनलेट आउटलेट और उसका बाईपास, एलपी हीटर 3 का इनलेट आउटलेट और उसका बाईपास, सब में मोटराइज वाल्व है, इसको आपको चेक कर लेना है, इंश्योर हो जाना है, सब में पावर है कि नहीं, इसका ऑपरेशन आपको चेक करके रख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जितना भी आपका वाल्व्स है उसको आपको इंश्योर कर लेना है कि इसमें सब में पावर है कि नहीं, और जितना भी आपका न्यूमेटिकली ऑसिलेटिंग वाल्व है उसको आपको ओपन करके रख लेना है। और फ्रेंड सीपी के डिस्चार्ज एंड साइड में आपका वेंट वाल्व होता है जो कि एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में कनेक्टेड होता है, वो आपका सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व होता है। आपका अगर पंप क्लोज कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में नहीं है, स्टॉप कंडीशन में है, तो वो आपका जो वेंट वाल्व है वो डिस्चार्ज साइड का वेंट वाल्व होता है, वो आपका ओपन कंडीशन में रहता है। जैसे आप पंप को स्टार्ट करते हैं सीपी को तो आपका वेंट वाल्व ऑटो में क्लोज हो जाता है। ठीक है, वहाँ वो लाइन आपका कहाँ जाता है, एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में। हर सीपी में देखिएगा डिस्चार्ज साइड में एक आपका सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व होता है, तो उसमें का भी आपको पावर इंश्योर कर लेना है कि सोलेनॉइड में आपका पावर है कि नहीं, वो आपको एनर्जाइज डी एनर्जाइज हो रहा है कि नहीं, इसको भी आपको इंश्योर कर लेना है। तो वाल्व का ऑपरेशन आपको इंश्योर कर लेना है ताकि जब भी आपके सीपी चलाएं तो कोई भी वाल्व ऐसा नहीं कि आपका वाल्व में पावर ही नहीं है या ऑसिलेटिंग वाल्व क्लोज कंडीशन में है, तो वहाँ पे वो दिक्कत हो सकता है। तो सारा वाल्व का आपको ऑपरेशन ओके कर लेना है, ऑसिलेटिंग वाल्व को ओपन कर लेना है, और न्यूमेटिक ऑपरेटेड वाल्व में आपको इंस्ट्रूमेंटर का प्रेशर ओके है कि नहीं, इसको आपको इंश्योर कर लेना है। फ्रेंड, इसके बाद हम लोग सीपी का चार्जिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। देखिए, सीपी चार्जिंग में हम लोग को देखना है ये कि क्लोज द सक्शन स्टेनर ड्रेन वाल्व। जैसे आपका 3 सीपी है, तीनों सीपी में देखिएगा कि आपका जो कंडेंसर के नीचे आपका हॉट वेल है, तो हॉट वेल में भी देखिएगा आपका बीच में सेंटर लाइन में एक पार्टीशन होता है हॉट वेल में, और हॉट वेल से क्या होता है कि दोनों एंड से आपका
हॉट वेल से डिस्चार्ज होता है और एक कॉमन हेडर बनाता है, और कॉमन हेडर से तीनों सीपी का अलग अलग सक्शन लाइन होता है। उस सक्शन लाइन में आपका एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है, उसके बाद स्टेनर्स होता है। तो आइसोलेटिंग वाल्व आपको ओपन कर लेना है। सक्शन स्टेनर में आपका एक ड्रेन लाइन होता है, एक आपका वेंट लाइन होता है। तो इंश्योर करना है कि आपका ड्रेन वाल्व जो है वो क्लोज होना चाहिए। स्टेनर का जो ड्रेन वाल्व है वो आपका क्लोज होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, इंश्योर दैट द सीलिंग वाटर इज अवेलेबल टू द सक्शन वाल्व एंड द स्टेपिंग बॉक्स और द मैकेनिकल सील। क्योंकि आपका सीपी के सक्शन तक आपका वैक्यूम से कनेक्टेड रहता है नॉर्मल कंडीशन में, तो जितना भी आपका सक्शन वाल्व है सबको सीलिंग करने के लिए आपका वाल्व सीलिंग हेडर होता है, वहाँ से एक लाइन आता है, उसको सीलिंग प्रोवाइड करता है। अभी मान लिया कि आपका होटल में अगर वैक्यूम नहीं है तो आपको फिर सीलिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका सीलिंग हम लोग तब करते हैं जब आपका अंडर द वैक्यूम में अगर सक्शन वाल्व है तो वहाँ से एयर इनग्रेस होने का चांस रहता है। तो एयर इनग्रेस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सीलिंग सक्शन वाल्व को हम लोग सीलिंग प्रोवाइड करते हैं। आपका एक सीपी के डिस्चार्ज से एक वाल्व सीलिंग हेडर होता है और वहीं से हम लोग इसको सीलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंश्योर कर लेना है कि आपका सीलिंग वाटर इज अवेलेबल टू द सक्शन वाल्व है कि नहीं, एंड स्टेपिंग बॉक्स और द मैकेनिकल सील को भी सीलिंग करने के लिए वहाँ पे आपका सील वाटर होता है। ये जो सील वाटर होता है वो नॉर्मल कंडीशन में सीपी का जो डिस्चार्ज हेडर से हम लोग टैपिंग लेके करते हैं, और ऐसे अगर आपका सीपी का में अगर अभी तो कोई सीपी चल नहीं रहा है तो डिस्चार्ज हेडर में तो प्रेशर 0 है, तो इस कंडीशन में आपका एक CST पंप चला के एक जो लाइन आता है, हम लोग जो मेकअप करते हैं इमरजेंसी मेकअप आपका हॉट वेल का करते हैं, तो वहाँ से एक लाइन टैपिंग करके आप सील कर सकते हैं, और एक आपका नॉर्मल मेकअप DMCW लाइन का होता है, वहाँ से हम लोग मेकअप करते हैं। तो दोनों में से कोई भी लाइन आप चला के आप कैनिस्टर को फिलिंग कर सकते हैं, आप मैकेनिकल को सील कर सकते हैं मैकेनिकल सीलिंग में। तो ये इंश्योर कर लेना है कि आपका सीलिंग वाटर अवेलेबल है कि नहीं टू द सक्शन वाल्व एंड द स्टेपिंग बॉक्स और द मैकेनिकल सील में। थर्ड है आपका कि चेक द थ्रस्ट बेयरिंग ऑयल लेवल इज नॉर्मल। आपको हर पंप का जो थ्रस्ट जो आपका जनरल कम थ्रस्ट बेयरिंग जो है, तो उसमें आपका ऑयल लुब्रिकेटेड है ये बेयरिंग आपका, तो ऑयल लेवल आपको चेक कर लेना है। एक आपका ऑयल गेज होता है, उस ऑयल गेज में आपको चेक कर लेना है कि ऑयल लेवल आपका थ्रस्ट बेयरिंग में नॉर्मल है कि नहीं। अगर आपका नॉर्मल नहीं है तो आप उसको टॉपअप कर सकते हैं। एंड कूलिंग लाइन, जो आपका TGCW का जो कूलिंग लाइन आता है, जो ऑयल को कूल करने के लिए आपका TGCW का लाइन आता है, उसका इनलेट एंड आउटलेट आइसोलेटिंग वाल्व ऑफ द थ्रस्ट बेयरिंग आर ओपन एंड वाटर प्रेशर इज नॉर्मल। मीन्स आपका जो TGCW का जो लाइन आता है थ्रस्ट बेयरिंग में ऑयल को कूल करने के लिए, वो हर CP के लिए अलग अलग लाइन होता है, और उस लाइन में आपका आइसोलेटिंग वाल्व लगा रहता है। ये आइसोलेटिंग वाल्व आपको नॉर्मल मतलब ओपन करना है, और वाटर का प्रेशर एडुकेट है कि नहीं इसको आपको इंश्योर कर लेना है। फ्रेंड, इसके बाद ओपन द पंप सक्शन साइड इक्वलाइजिंग वाल्व या इवैक्यूएशन लाइन और द कैनिस्टर वेंट टू द कंडेंसर स्लोली। जिस CP को आपको चार्ज करना है, रनिंग करना है, तो CP साइड में जनरली 2 वेंट होता है, ध्यान से समझिएगा। एक आपका कैनिस्टर वेंट होता है जिसको हम लोग इक्वलाइजिंग लाइन कहते हैं, या जिसको हम लोग इवैक्यूएशन लाइन भी कहते हैं, ठीक है। वो आपका कैनिस्टर वेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है आपका कंडेंसर हॉट वेल में, कंडेंसर से कनेक्टेड रहता है। अब बीच में उस लाइन में आपका आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। तो वो बोलता है कि आइसोलेटिंग वाल्व को आपको ओपन कर लेना है धीरे धीरे आपको स्लो धीरे धीरे आपको ओपन करना है, ठीक है। और एक आपका जो वेंट होता है वो डिस्चार्ज साइड से वेंट होता है, जो आपका LV ड्रेन फ्लश टैंक में जाता है, लो प्रेशर ड्रेन फ्लश टैंक में जाता है। तो जब आपका पंप स्टॉप कंडीशन में रहता है तो डिस्चार्ज साइड का ड्रेन आपका ओपन रहेगा। जैसे आप पंप को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये जो डिस्चार्ज साइड का वेंट होता है वो क्लोज हो जाता है। तो इस लाइन में जो भी आइसोलेटिंग वाल्व होता है उसको हम लोग लाइन अप करके रखना है। और इसमें एक सोलेनॉइड वाल्व होता है, सोलेनॉइड वाल्व इनर्जाइज होता है कि नहीं इसको आपको पहले ही चेक कर लेना है, ओके। तो आपका जो पंप सक्शन साइड जो इक्वलाइजिंग वाल्व है या इवैक्यूएशन लाइन है या कैनिस्टर वेंट जो भी कहिए, टू द कंडेंसर, उसको धीरे धीरे आपको स्लोली उसको ओपन कर लेना है। इंश्योर दैट द आइसोलेटिंग वाल्व ऑफ द पंप डिस्चार्ज वेंट वाल्व आर क्लोज। यस, पंप का जो डिस्चार्ज लाइन में जो वेंट है उसका जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको हमको ओपन कर लेना है। सिर्फ बीच में एक सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व है, उसको पंप अगर स्टॉप कंडीशन में है तो ओपन रहेगा वो। ओपन रिसर्कुलेशन वाल्व आइसोलेटिंग मैनुअल वाल्व्स। रिसर्कुलेशन लाइन में चूंकि रिसर्कुलेशन वाल्व जो होता है वो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है, उसमें एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है, उसको आपको ओपन कर लेना है।
तो ओपन रिसर्कुलेशन वाल्व ऑसिलेटिंग मैनुअल वाल्व इंश्योर दैट रिसर्कुलेशन वाल्व इज ओपन एंड इंस्ट्रूमेंट एयर इज चार्ज। रिसर्कुलेशन लाइन आपका ओपन होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन चार्ज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से चूँकि वो न्यूमेटिक वाल्व होता है तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट एयर का सफिशिएंट प्रेशर 5 kg के आसपास प्रेशर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमको क्या करना है कि ओपन द सक्शन स्टेनर वेंट वाल्व। जो सक्शन में जो स्टेनर है उसमें ड्रेन लाइन तो आपको ऑलरेडी आपने क्लोज कर दिया, वेंट को क्रैक ओपन कीजिए, पूरा ओपन नहीं करना है। वेंट को जो स्टेनर का जो वेंट वाल्व है उसको क्रैक ओपन कर दीजिए। ओके, ग्रेजुअली ओपन द सक्शन वाल्व, सक्शन वाल्व को ग्रेजुअली ओपन कीजिए, ठीक है। एंड प्रॉपर वेंटिंग ऑफ एयर टू बी इंश्योर्ड फ्रॉम द स्टेनर वेंट वाल्व एंड क्लोज द स्टेनर वेंट वाल्व आफ्टर वेंटिंग। वेंटिंग होने के बाद प्रॉपर वेंटिंग करा लेना है, वेंटिंग करने के बाद स्टेनर वेंट को आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। वेंटिंग प्रॉपर वेंटिंग होना चाहिए, आपका एयर बबल पूरा आपका उस लाइन से निकल जाना चाहिए, जो कि अभी तो पूरा आपका खाली था, एयर था। आप सक्शन वाल्व को थोड़ा सा आप क्रैक ओपन किए तो वहाँ से क्या होता है कि आपका हॉट वेल से वाटर आता है थ्रू द आपका ऑसिलेटिंग वाल्व होते हुए स्टेनर होते हुए आपका कहाँ जाता है, कैनिस्टर में जाता है। कैनिस्टर में अभी पूरा आपका एयर भरा हुआ था तो कैनिस्टर के अंदर वाटर फिल हुआ तो वहाँ से आपका एयर निकलना शुरू हुआ। वहाँ से जब आपका एयर निकलना शुरू होता है पूरा ऊपर कैनिस्टर पूरा फिल होते हो जाएगा, कैनिस्टर जैसे फुल फिल होता हो जाएगा तो एयर आपका क्या होता है कि आपका जो वो लाइन था आपका इक्वलाइजिंग लाइन हो या कैनिस्टर वेंट हो, वहाँ से आपका एयर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब वो लाइन पूरा फुल फिल हो जाता है तो धीरे धीरे देखिएगा कि आपका सक्शन का लाइन पूरा फिल होता हो जाएगा और वेंट से आपका पानी निकलना शुरू हो जाता है। लास्ट में आपका सबसे लास्ट में आपका वेंट से पानी निकलना शुरू होता है। जब वेंट से पानी निकलना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका सक्शन लाइन कैनिस्टर पूरा फिल हो चुका है। जैसे आपका कैनिस्टर पूरा फिल हो गया फिर स्टेनर का जो वेंट है वहाँ देखिएगा आपको बबल के साथ आपका वाटर निकलेगा, उसको पूरा प्रॉपर वेंटिंग करवा लीजिए। जब पूरा वेंटिंग खत्म हो जाता है, अगर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर निकलने लगा वेंट से, इसका मतलब आपका प्रॉपर वेंटिंग हो गया। फिर उस स्टेनर वेंट को आपको क्लोज कर देना है। इस चार्जिंग प्रोसेस में आपका हॉट वेल के लेवल को आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है कि हॉट वेल का लेवल डिक्रीज नहीं होना चाहिए। आप इसके लिए आप तो ऑटो में उसको डाल ही दिए हॉट वेल लेवल मेकअप को, और DMCW मेकअप पंप को आप चला के भी कंटिन्यूस रख सकते हैं ताकि हॉट वेल लेवल को आपको मेंटेन रखेगा वो, ठीक है। इसके बाद जब आपका प्रॉपर वेंटिंग हो जाता है तो सक्शन वाल्व को आप धीरे धीरे करके फुल ओपन ही कर दीजिए। सक्शन वाल्व आपका फुल ओपन हो गया, जो आपको जिस CAP को आपको चार्ज करना है उसका सक्शन लाइन आपका पूरा का पूरा चार्ज हो गया, ठीक है। सक्शन लाइन चार्ज हो गया, सक्शन आपने प्रॉपर वेंटिंग करवा लिया, प्रॉपर हो गया, आपने हॉट वेल का लेवल भी मॉनिटर कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका जो 1 CP को आपने कंडेंसेट वाटर से चार्ज कर दिया। तो फ्रेंड हम लोग 1 CP को चार्ज कर दिए। इसके बाद आपको कंडेंसेट सिस्टम को लाइनअप को देख लेना है कि कंडेंसेट का लाइन अल्टीमेट आपका CP का डिस्चार्ज कहाँ जाएगा। डेटा कंट्रोल स्टेशन से होता हुआ आपका GSC से होता हुआ आपका ड्रेन कूलर एल्पीटर 1, एल्पीटर 2, एल्पीटर 3 होता हुआ डिरेक्टर में जाएगा। तो इसका भी आपको लाइनअप चेक कर लेना है कि इसका पाथ सब अवेलेबल है कि नहीं। तो इसको इंश्योर करने के लिए इंश्योर दैट ऑल द कंडेंसेट सिस्टम लूप, जैसे आपका लूप में क्या है, LP बाईपास स्प्रे सिस्टम है, ऑक्स PRDS स्प्रे सिस्टम है, वाल्व ग्लैंड सीलिंग सिस्टम है, ये सभी आपका रेडी फॉर चार्ज होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है क्या कि जितना भी वाटर बॉक्स ड्रेन है एल्पीटर 1, एल्पीटर 2, एल्पीटर 3 का ध्यान रखिएगा, वाटर बॉक्स ड्रेन ऑफ ऑल द LP हीटर्स शुड बी क्लोज्ड होना चाहिए। वाटर बॉक्स वेंट एल्पीटर 1, एल्पीटर 2, एल्पीटर 3 का ये ओपन होना चाहिए। आपको वेंटिंग कराना, फिल कराना है तो आपको तो एयर निकालना है तो वेंट आपको ओपन रखना है। जब भी हम लाइन को चार्ज करते हैं तो ड्रेन को बंद रखते हैं, वेंट को ओपन रखते हैं। लाइन को अगर खाली करना है तब ड्रेन को खोलते हैं, वेंट को खोलते हैं। लेकिन जब आप सिस्टम को फिल कर रहे हैं तो ड्रेन को बंद रखिए, वेंट को आपको ओपन रखना है। तो LP हीटर का जो भी वाटर बॉक्स का ड्रेन क्लोज होना चाहिए, वाटर बॉक्स वेंट आपका ओपन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कंडेंसेट लाइट में जो टॉप मोस्ट ड्रेन है टॉप मोस्ट वेंट है उसको आपको ओपन कर लेना है। कंडेंसेट लाइन में जो सबसे ऊपर में जो वेंट है हाईएस्ट पॉइंट पे, उस वेंट को आपको ओपन रखना है। कंडेंसेट लाइन में आपका वेंट आपका एक GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन के पहले है, उसको आपको ओपन कर लेना है। जितना भी कंडेंसेट लाइन में आपका वेंट है उसको ओपन कर लीजिए ताकि आपका प्रॉपर वेंटिंग हो सके, जो भी उस लाइन में एयर है वो आपका सब निकल जाए, ठीक है। जैसे आपका डिरेटर में है तो डिरेटर का आपको जो ओवरफ्लो लाइन है उसको आप लाइन अप कर लीजिए। डिरेटर का जो ड्रेन है उसको आप क्लोज कर लीजिए। डिरेटर का वेंट है, टॉप में जो वेंट होता है उसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। डिरेटर का जो लेवल ट्रांसमीटर को आपको उसको सर्विस में लेना है ताकि आपको उसका लेवल दिखाते रहे कि डिरेटर का भी लेवल अभी कितना है।
तो इस तरह से जो भी आपका सिस्टम है कंडेंसेट लाइन में, उसको आपको चेक कर लेना है। और जितना भी मोटराइज वाल्व है सबका पावर आपको इंश्योर कर लेना है, पावर है कि नहीं। जितना भी मैनुअल एक्सट्रैक्टिंग वाल्व है सबको आपको ओपन कर लेना है। मोटराइज वाल्व को कमांड देना है कंट्रोल रूम से। न्यूमेटिक वाल्व में जितना भी न्यूमेटिक वाल्व है, जैसे आपका डेटा कंट्रोल स्टेशन में आपका न्यूमेटिक वाल्व है, तो उसको आपको देखिए कि इंस्ट्रूमेंट लाइन वहाँ पे चार्ज है कि नहीं, उसको एक बार ऑपरेट करके आप देख सकते हैं ऑपरेशन रेडी फॉर ऑपरेशन है कि नहीं। तो कंडेंसेट लाइन को हम लोग एक बार थ्रू आउट चेक कर लेंगे, इसके बाद हम लोग सीपी को स्टार्ट करेंगे। तो सीपी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ देख लेना है कि इंश्योर दैट सीपी सक्शन लाइन इज चार्ज्ड फुल्ली अप टू डिस्चार्ज वाल्व। जो डिस्चार्ज वाल्व तक आपका सीपी फुल्ली चार्ज्ड वाटर से चार्ज है कि नहीं, इसको आपको चेक कर लेना है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमिंग करना। क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाने से पहले उसका प्राइमिंग करना होता है। उसको पूरा उसका केसिंग उसिंग को हम लोग वाटर से पूरा फिल कर लेते हैं अप टू द डिस्चार्ज वाल्व, ठीक है। प्रॉपर वेंटिंग वोटिंग करा के हम लोग पूरा फिल कर लिए, ठीक है। कीप सीपी डिस्चार्ज वाल्व एंड इट्स आईबीवी क्लोज। सीपी का डिस्चार्ज वाल्व एंड उसका जो आईबीवी है मोटराइज वाल्व, ये आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। मैनुअल एक्सट्रैक्टिंग वाल्व अगर इस लाइन में है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, बट इसका मोटराइज वाल्व जो है डिस्चार्ज वाल्व का और उसका बाईपास वाल्व जो है, इसको आपको क्लोज रखना है चलाने से पहले। अगर आप इसको ओपन में चलाते हैं तो आपको ओवरलोड में पंप ट्रिप कर सकता है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाने के लिए क्या है कि आपको डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज और रिसर्कुलेशन लाइन को ओपन करके चलाना होता है। नहीं तो क्या होता है, आपका ह्यूज करंट उलेगा और ओवरलोड में आपका पंप ट्रिप कर सकता है, आपका मोटर जल भी सकता है, ठीक है, क्योंकि लोड ज़्यादा लोड करंट लेगा। तो इसलिए हम लोग डिस्चार्ज वाल्व और उसका आईबीवी को हम लोग क्लोज रखते हैं। इंश्योर दैट सीपी प्रोटेक्शन एंड इंटरलॉक्स आर केप्ट इन सर्विस। सीपी का इंटरलॉक प्रोटेक्शन आपको पहले से ही चेक करके हेल्दी कर लेना है कि सीपी का अगर किसी भी कारण से अगर उसका प्रोटेक्शन एक्ट हो तो सीपी ट्रिप हो जाना चाहिए। उसका इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन आपको चेक कर लेना और इंश्योर कर लेना कि सारा इंटरलॉक प्रोटेक्शन सर्विस में है कि नहीं। इंश्योर दैट ऑयल लेवल इज नॉर्मल इन द थ्रस्ट बियरिंग। थ्रस्ट बियरिंग में उसका ऑयल लेवल नॉर्मल है कि नहीं, इसको चेक कर लेना है। TGCW का लाइन आपका चार्ज है कि नहीं, इसको इंश्योर कर लेना है। मैकेनिकल सीलिंग का लाइन आपका चार्ज है कि नहीं, इसको भी आपको इंश्योर कर लेना है, ठीक है। रिस्टोर पावर, उसके बाद आपको पावर स्टोर कर लेना है। बाल का तो पावर आप पहले से ही दे दीजिए और इसमें आप सीपी का आप पावर स्टोर कर लीजिए और कंट्रोल सप्लाई जो सीपी का उसको भी आप स्टार्ट कर दीजिए आफ्टर चेकिंग IR वैल्यू। जैसे आपका पंप का मीगर उगर करवा लीजिए कि आपका सब जगह IR वैल्यू आपको मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद ओके हो गया। इसके बाद आपको पंप को आप स्टार्ट कर देना है, ठीक है। पंप को स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करने के बाद आप बहुत सारा पैरामीटर को आपको ऑब्जर्व करना है। तो फ्रेंड, पंप को जो स्टार्ट करना है वो कंट्रोल रूम से करना है। कंट्रोल रूम से आपको पंप को कमांड देना है। पंप आपका स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद आपको देखना है कि जो आपका डिस्चार्ज वेंट है वो आपका ऑटो में क्लोज हुआ है कि नहीं, उसको आपको इंश्योर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद चलाने के बाद आप देखिए कि पंप का स्टार्टिंग करंट कितना है, नॉर्मल करंट, नो लोड करंट कितना है, वो एज पर द जो मैन्युफैक्चरर का जितना भी लिमिट है लोड करंट उसके रेंज में है कि नहीं, उसको आपको चेक कर लेना है। सक्शन प्रेशर कितना है, सक्शन टेम्परेचर कितना है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, थ्रस्ट बेयरिंग का ऑयल लेवल आपको चेक कर लीजिए। मैकेनिकल सील के लिए वाटर आ रहा है कि नहीं, उसको इंश्योर कर लीजिए। TGCW का लाइन सप्लाई हेल्दी है कि नहीं, रिटर्न आपका जो रिटर्न गेज में आपका ऑयल दिखा रहा है कि नहीं, इसको आपको चेक कर लेना है। फिर आपका अभी CP क्या है, आपका रिसर्कुलेशन मोड में चल रहा है। डिस्चार्ज वाला आपका कंप्लीटली क्लोज है, उसका IBB आपका कंप्लीटली क्लोज है, ठीक है। तो सारा पैरामीटर को आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको उसका IBB को ओपन कीजिए मैनुअली और धीरे धीरे आपको क्या करना है कि जो कंडेंसेट लाइन है उसको धीरे धीरे आपको चार्ज करना है। धीरे धीरे चार्ज करना है। पहले तो आपको क्या कराना है, वेंटिंग कराना है। तो आपका आपने सारा वेंट वाल्व ओपन कर दिया पहले से ही। धीरे धीरे क्या कीजिए, आप IBB को मैनुअली धीरे धीरे खोलिए। पतला सा लाइन होता है, तो धीरे धीरे इसको फिल कीजिए। थोड़ा सा समय दीजिए फिल होने में। वेंटिंग करने प्रॉपर वेंटिंग के लिए समय लगता है, तो वेंटिंग आपको प्रॉपर करा लेना है थोड़ा सा टाइम देके। या डिस्चार्ज वाल्व को आप मैनुअली थोड़ा आप क्रैक ओपन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका CP धीरे धीरे पूरा लाइन आपका फिल होना शुरू हो जाएगा। आपका LP हीटर वाटर बॉक्स वेंट से दिखेगा, आपको पानी निकलना शुरू हो जाएगा। कंडेंसेट लाइन का जो टॉप वेंट है वहाँ से आपको पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर धीरे धीरे आपको वेंटिंग करा लेना है। जब अगर प्रॉपर वेंटिंग होता जाए तो धीरे धीरे उस वेंट को आपको क्लोज करते भी चलना है। फिर धीरे धीरे देखिएगा, जब आपका वेंट वाल्व पूरा क्लोज हो जाता है तो फिर आपका सिस्टम का प्रेशर बढ़ने लगता है धीरे धीरे। और जब सिस्टम का प्रेशर धीरे धीरे आपका डिस्चार्ज वाल्व के अक्रॉस अगर प्रेशर अगर इक्वल हो गया तो धीरे धीरे आप डिस्चार्ज वाल्व को
फुल ओपन कर सकते हैं। डिस्चार्ज वाल्व को फुल ओपन तब तक नहीं करना जब तक कि आपका प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो जाता है, नहीं तो आपका हैमरिंग होगा, लाइन में हैमरिंग हो सकता है, हैंगर आपका डैमेज हो सकता है। तो धीरे धीरे आपको डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करना है। अचानक आपको अगर खोलिएगा तो डिस्चार्ज साइड के डाउन स्ट्रीम में आपका प्रेशर बहुत ही कम रहेगा, अप स्ट्रीम में आपका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या होगा, हैमरिंग आ जाएगा, पूरा लाइन आपका हैमरिंग करने लगता है। तो डिस्चार्ज वाल्व को धीरे धीरे ओपन करते हुए आपको सिस्टम का प्रेशर को इक्वलाइज करना है, उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज वाल्व को फुल ओपन करना है। आपका मोटर का करंट नॉर्मल है, अगर आपको देखिए कि किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, नॉइस तो नहीं है, आपका कंडेंसर लाइन में कोई आपको लीकेज तो नहीं हो रहा है, तो इस सबको आपको धीरे धीरे इसको इंश्योर कर लेना है। फ्रेंड, आपका CP स्टार्ट हो गया है। CP अभी अब आपका रिसर्कुलेशन मोड में चल रहा है। डिस्चार्ज वाल्व और उसका IBB आपका कंप्लीटली क्लोज है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है कि कंडेंसेट सिस्टम को चार्ज करना। नेक्स्ट टारगेट आपका कंडेंसेट सिस्टम को चार्ज करना है, ठीक है। तो कंडेंसेट सिस्टम चार्जिंग अप टू द LP हीटर 3 हम लोग कैसे चार्ज करते हैं उसको देखिए। बिफोर ओपनिंग CP डिस्चार्ज वाल्व CP का डिस्चार्ज वाल्व ओपन करने से पहले लाइन अप द कंडेंसेट सिस्टम अप टू द डिएरेटर तक आपको कंडेंसेट सिस्टम को लाइन अप कर देना है। ओके, आपको CP के डिस्चार्ज से लेकर डिएरेटर तक आपको लाइन अप कर देना है। जो भी आपका वेंट ड्रेन जो भी एक्शन लेना है सारा कर लेना है। बाय कीपिंग द इनलेट एंड आउटलेट वाल्व्स ऑफ GSC, ड्रेन कूलर एंड LP हीटर इन ओपन कंडीशन। जो भी आपका LP हीटर का इनलेट आउटलेट वाल्व है, उसका बाईपास वाल्व है, ग्लैंड आपका GSC का इनलेट आउटलेट, ड्रेन कूलर का इनलेट आउटलेट, सारा आपको ओपन कंडीशन में रख लेना। आइसोलेटिंग वाल्व सारा ओपन कंडीशन में होना चाहिए, मोटराइज वाल्व आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। और LP हीटर, SP हीटर, LP हीटर का जो भी बाईपास है, LP हीटर 1 का बाईपास, LP हीटर 2 का बाईपास, LP हीटर 3 का बाईपास है, सब आपको ओपन कंडीशन में कर लेना। मीन्स आपको CP को डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करने से पहले आपका कंडेंसेट सिस्टम लाइन अप कंडीशन में होना चाहिए अप टू द डिएरेटर तक आपको लाइन अप कर लेना है अच्छे से, ठीक है। कीप द GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन एंड डिएरेटर लेवल कंट्रोल वाल्व्स पार्शियली ओपन। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व होता है, उसको क्या कीजिए आप थोड़ा सा पार्शियली आप ओपन रखिए। और डिएरेटर कंट्रोल लेवल होता है, उसमें आपका 3 लाइन है, तो 3 लाइन को, एक लाइन को आपको सर्विस में रखना है और उसको भी स्लाइटली आप ओपन करके रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 से 2%, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना। डिएरेटर कंट्रोल लेवल को आप 2% के आसपास मैक्सिमम आप ओपन कर सकते हैं। GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन है जो कि आपका CP जब कॉमन डिस्चार्ज हेडर से आपका कंडेंसर में जाता है, उसको आप 30-40% तक ओपन करके रख सकते हैं। इसको हम ओपन क्यों रखते हैं कि आपका CP का फ्लो को वो मेंटेन रखेगा। CP क्या होता है कि अगर मोर देन 300, अगर आपका लेस देन 300 टन पर आवर्स अगर फ्लो जैसे ही कमेगा, आपका CP ट्रिप हो जाता है। तो इसलिए CP फ्लो मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि आप धीरे धीरे आप रिसर्कुलेशन को बंद कीजिएगा तो उसको फ्लो तो मेंटेन रखना पड़ेगा ना। अगर आपका CP का डिस्चार्ज में फ्लो अगर 300 टन पर आवर से जैसे ही कमेगा, आपका CP ट्रिप हो जाएगा। तो उसको फ्लो को मेंटेन रखने के लिए हम लोग GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन 20 से 25% ओपन कर लेते हैं और डिएरेटर कंट्रोल स्टेशन में हम लोग 1 से 2% ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका CP का फ्लो मेंटेन रहे, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट चार्जिंग द सिस्टम, आपको सिस्टम को चार्ज करना स्टार्ट कीजिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपन CP डिस्चार्ज बाईपास ग्रेजुअली। उसको जो IBB है, अभी मेन डिस्चार्ज वाल्व को कुछ भी नहीं करना है, उसका IBB को, जैसे मैंने आपको बताया कि IBB को धीरे धीरे, कंट्रोल रूम से कमांड नहीं देना है, मैनुअली उसको थोड़ा थोड़ा क्रैक ओपन कीजिए, तो देखिएगा कि आपका फ्लो इंक्रीज होने लगेगा CP का, ठीक है। और डिस्चार्ज प्रेशर देखिएगा, डिस्चार्ज कॉमन हेडर में प्रेशर भी आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ऑब्जर्व डिस्चार्ज प्रेशर एंड कीप इट विदिन द लिमिट। डिस्चार्ज प्रेशर को आपको लिमिट के अंदर रखना है, ठीक है, और डिस्चार्ज प्रेशर को भी ऑब्जर्वेशन में आपको रखना है। हॉट वेल लेवल को आपको ऑटो में है, हॉट वेल लेवल को भी आपको मेंटेन रखना है। इसके बाद आपको स्लोली ओपन द बाईपास वाल्व टू फुल। बाईपास वाल्व को धीरे धीरे उसको फुल ओपन कर लेना है। क्लोज द कंडेंसेट लाइन वेंट एंड LP हीटर वाटर साइड वेंट आफ्टर सफिशिएंट वेंटिंग। जैसे जैसे आपको वेंटिंग होता जाए, आप वैसे वैसे वेंट वाल्व को क्लोज करते चलिए। धीरे धीरे आपको LP हीटर का वाटर बॉक्स का जो वेंट था, या कंडेंसेट लाइन का जो टॉप मोस्ट वेंट था, या आपका GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन के पहले जो आपका वेंट वाल्व था कंडेंसेट लाइन में, सबको आपको धीरे धीरे प्रॉपर वेंटिंग के बाद क्लोज कर लेना है। जब आपका प्रॉपर वेंटिंग हो जाए तो आप क्लोज कर लीजिए।
क्लोज करने के बाद देखिए कि आपका चेक फॉर एनी लीकेज इन द सिस्टम, अगर कोई सिस्टम में लीकेज है कि नहीं, आप एक बार थ्रू आउट चेक कर लीजिए कि आपका धीरे धीरे देखिएगा कि वेंटिंग वाल्व जब क्लोज कीजिएगा तो धीरे धीरे आपका सिस्टम का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप देख लीजिए कि कोई लीकेज तो नहीं है, इसको आपको एक बार इंश्योर कर लेना है। आफ्टर प्रॉपर वेंटिंग ऑफ द लाइन एंड विथ एडुकेट सीपी डिस्चार्ज हेडर प्रेशर, आपका सीपी का डिस्चार्ज हेडर प्रेशर देख लीजिए, और प्रॉपर वेंटिंग के बाद इंक्रीज द फ्लो, आपको फ्लो को तो इंक्रीज करना है, ओपन सीपी डिस्चार्ज वाल्व, इसके बाद आपको सीपी का डिस्चार्ज वाल्व ओपन करना है। जब आपका प्रॉपर वेंटिंग हो चुका है, सारा वेंटिंग वाल्व क्लोज हो गया, आपके लाइन में सिस्टम में कोई भी अगर लीकेज नहीं है, देन धीरे धीरे आप सीपी का डिस्चार्ज वाल्व क्लोज ओपन कर सकते हैं। ये आपका सिस्टम का प्रेशर देख लीजिए एक बार कि ये सिस्टम का प्रेशर आपका इक्वल हो गया कि नहीं। धीरे धीरे अगर सिस्टम का प्रेशर इक्वल हो गया देन यू कैन ओपन द डिस्चार्ज वाल्व, फुल ओपन कर सकते हैं, तब आपको वाटर हैमरिंग नहीं होगा। अगर डिस्चार्ज वाल्व पहले ओपन कर दीजिएगा तो आपको देखिएगा कि हैमरिंग, ज़बरदस्त वाटर हैमरिंग होगा, है ना। तो डिस्चार्ज वाल्व को आप ओपन कीजिएगा, देखिएगा कि आपका फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सीपी का डिस्चार्ज प्रेशर, आपका हेडर प्रेशर गिरने लगता है, तो आपको डिस्चार्ज का हेडर प्रेशर आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो आफ्टर प्रॉपर वेंटिंग ऑफ द लाइन एंड विथ एडुकेट सीपी डिस्चार्ज हेडर प्रेशर टू इंक्रीज द फ्लो को बढ़ाने के लिए आप ओपन कर दीजिए सीपी का डिस्चार्ज वाल्व्स, मेंटेनिंग द पंप डिस्चार्ज प्रेशर विद इन द लिमिट। आपको सीपी का डिस्चार्ज प्रेशर को आपको लिमिट के अंदर रखना है। कीप द रिसर्कुलेशन वाल्व इन ऑटो, अब रिसर्कुलेशन वाल्व को धीरे धीरे आप क्लोज करके आप इस साइड का प्रेशर बढ़ा सकते हैं, और फिर उसमें आपको ऑटो में डाल दीजिए। मैं आपको जैसे बताया ऑटो में कैसे डाला जाता है कि आप जब सीपी का पॉपअप ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे एक PID करके आएगा, PID में आपको सेट पॉइंट डाल दीजिए 350, ठीक है। तो आपका 350 से जैसे ही सीपी का फ्लो कमेगा तो रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। 350 से ऊपर अगर सीपी का फ्लो मेंटेन है तो रिसर्कुलेशन वाल्व क्लोज रहेगा। 350 का मतलब क्या होता है कि अगर आप 350 आप डाल दिए हैं तो अगर सीपी का फ्लो मोर देन 350 टन पर आवर है तो रिसर्कुलेशन वाल्व क्लोज रहेगा। किसी कारण से अगर सीपी का फ्लो 350 से डिक्रीज होने लगता है तो रिसर्कुलेशन लाइन आपका वाल्व ओपन होने लगता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो, आपको फ्लो मेंटेन रखे, सीपी का फ्लो मेंटेन रखने के लिए रिसर्कुलेशन लाइन आपका ओपन होने लगता है, ठीक है। आप उसको ऑटो में डाल दीजिए। कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व्स एंड द डेटर लेवल कंट्रोल वाल्व टू कंट्रोल द प्रेशर। आपको अगर आप सिस्टम का प्रेशर को कंट्रोल करना है तो आप वहाँ से दो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। एक आपका डेटर कंट्रोल स्टेशन है, वहाँ पे आप अगर उसको ओपन कीजिएगा तो सिस्टम का हेडर प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा, आप उसको क्लोज कीजिएगा तो सिस्टम का हेडर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। एक और है कि GSC का मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व, अगर उसको ओपन कीजिएगा तो सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा, अगर आप GSC का मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व उसको क्लोज कीजिएगा तो सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। तो इस दोनों वाल्व से आप सिस्टम का प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। इंश्योर करना है कि सिस्टम का प्रेशर, हेडर प्रेशर 18 kg से नीचे नहीं लेके जाना, नहीं तो आपका सीपी ट्रिप हो सकता है। तो जनरली आप कोशिश कीजिए कि उसका प्रेशर, सीपी कॉमन हेडर का प्रेशर 24 kg के आसपास मेंटेन रहे। फ्रेंड, हॉटवेल लेवल को आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना है और ऑटो में उसका लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं इसको भी आपको इंश्योर करते रहना है। देखिए, इफ वाटर इज टू बी टेकन टू द डिरेटर, अगर आपको डिरेटर में वाटर अगर लेना है तो आपको क्या करना होगा कि क्लोज या रिड्यूस द ओपनिंग ऑफ द GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व। अब GSC साइड का जो वाल्व आपने ओपन करके रखा था उसको धीरे धीरे आप क्लोज कीजिएगा और डिरेटर कंट्रोल लेवल का जो वाल्व होता है उसको आप ओपन कीजिएगा तो आपका डिरेटर में लेवल जाना शुरू हो जाएगा। तो डेटर का लेवल एंड इंक्रीज द ओपनिंग ऑफ द डेटर कंट्रोल लेवल। इस प्रकार से आप डेटर के लेवल को भी आप नॉर्मल लेवल तक आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। डेटर को आप लेवल ले लिए, ग्रेजुअली ब्रिंग द डेटर लेवल टू द नॉर्मल लेवल तक आपको डेटर का लेवल लेके आ जाना। इसके बाद अगर आपको सेकंड सीपी को भी चलाना है तो सेकंड सीपी का भी सेम प्रोसीजर है कि उसको पहले उसका कैनिस्टर वेंटिंग करवाइए, सक्शन वाल्व को ओपन कीजिए, धीरे धीरे उसका वेंटिंग करवाइए। जो भी अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रोसीजर बताया था सेम उसी प्रोसीजर के तहत पे आप सेकंड सीपी को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर जरूरत नहीं है तो आप उसको हेल्दी करके चार्जिंग करके आप उसको नॉर्मल स्टैंड बाय में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सीपी का चार्जिंग एंड कंडेंसेट वाटर सिस्टम का चार्जिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस पार्ट में आपने देखा कि सीपी को हम लोग कैसे चार्जिंग करते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, कैसे हॉट वेल लेवल को में वाटर लेते हैं, मैकेनिकल सीलिंग लाइन को कैसे चार्ज करते हैं, सक्शन वाल्व को कैसे ओपन करते हैं, सारा डिटेल मैंने आपको इसमें बताया। कंडेंसेट लाइन को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। तो ये आपका सीपी का चार्जिंग प्रोसीजर था जब आपका नॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका यूनिट ऑन लोड है और कंडेंसर आपका वैक्यूम में है तब आपको सीपी लाइन को कैसे चार्ज करना है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर इसके बाद मैं आपको अगर सीपी को आपको आइसोलेट करना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको लेना है। तो
इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।